Aditi, am I audible? Aditi, am I audible? Yes, sir. आपका माइक सही नहीं हुआ? आपका माइक सही हुआ? Am I audible? एक बार और लिख दीजिए यस सर। वेरी गुड। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है बेसिकली। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे हम लोग। अदिति वेट अ मिनट, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, बेसिकली हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एक टर्म आता है जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है दैट मीन्स कि उस पे हर डायरेक्शन में, जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हवा में, यानी इधर से जो फोर्स लग रहा है वो इधर के बराबर है, इधर से जो फोर्स लग रहा है इसके बराबर है। तो ये इसलिए ऐसे स्टिल है, स्टैटिक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होती है ना, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है। और क्लोज ये सिस्टम है और इसको आपने हीट कर रही है, और हीट कर रही है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो वाटर है, लिक्विड जो भी है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे भी आ रहा है। और थोड़े टाइम बाद ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है का मतलब ये हो गया कि ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो उसी टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। इक्विलिब्रियम के लिए एक कंडीशन होता है, वो ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कि जो कन्वर्जन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने का और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट होने का, या तो वो इक्वल हो जाए या फिर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का इक्वल हो जाए। ठीक है। और ये जो इक्विलिब्रियम टर्म है ना, बेसिकली ये आपका डायनेमिक इन नेचर होता है। क्या होता है आपका? डायनेमिक इन नेचर होता है। अब यहाँ पे बात होती है कि ये डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक का मतलब होता है ये मोशन में होता है। डायनेमिक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्टैटिक डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन में होता है। ठीक है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड, यानी इधर से इधर जाता है और इधर से इधर आता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डायनेमिक कहते हैं। इज दैट क्लियर? अदिति? चलिए, तो अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। चलिए, तो डिफाइन करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ लिख लेंगे
सबसे पहला पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज पॉइंट in reversible reaction in reversible reaction at which rate of forward is equal to in reversible reaction and which rate of forward is equal to rate of backward, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रेट होगा वो इक्वल होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. अब ये लिख लीजिए आप, और हो जाए तो बताइएगा. यस जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी विल गो इन दिस डायरेक्शन सी प्लस डी, यानी ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है सेम रेट से इक्वल रेट से. उसी को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम. इज दैट क्लियर? और ये हमेशा एक क्लोज कंटेनर में ही कैरी होगा. अगर क्लोज कंटेनर नहीं होगा, अगर इसमें गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे तो वो ऊपर से निकल जाएंगे. ठीक है. चलिए अब यहाँ कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में लिखते जाइएगा. इट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अभी आपका असाइनमेंट चेक करना है मुझे. रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ द क्लास. बिकॉज reaction proceed with same rate in both डायरेक्शन. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है क्योंकि रिएक्शन जो होता है सेम रेट से बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, तो मूव करने वाले को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. सिंपल सी बात है. और इक्विलिब्रियम है तो रेट जो होगा वो सेम होगा फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड का. नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख सकते हैं. ये सारे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants and products, concentration of reactants and products do not change. That means constant रहता है. Do not change. That means कि concentration of reactant and product जो होता है equilibrium पे वो constant हो जाता है with time with time at equilibrium with time at no sorry with time at equilibrium. Do not change. एक और पॉइंट लिख सकते हैं विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मोल, वेदर इट इज मोल, मास और कलर ऑफ इंटेंसिटी और कलर ऑफ intensity of color, that will be much better. Intensity of color of reactant and of reactant and product do not change with time after attaining
इक्विलिब्रियम। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। यस सर, वेरी गुड। यहाँ मोल हो, मास हो, इंटेंसिटी ऑफ कलर हो, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इक्विलिब्रियम जब वो इक्विलिब्रियम पे होता है, इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होता है चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाता है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट से हम कुछ ग्राफ देंगे आपको, जिसे आपको बताना है कि पॉसिबल है या नहीं, सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है सबसे पहला आपका, वो आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में इधर टाइम हो गया और इधर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जब एक रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट का इनिशियल क्वांटिटी बताइए क्या होता है। बिफोर starting the reaction, just before starting the reaction, the concentration of reactant sorry, the concentration of product क्या होगा बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताइए, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताइए बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, दैट मीन्स प्रोडक्ट, क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? एम आई ऑडिबल? टू क्यों होगा? टू का क्या मतलब है? ये टू दिमाग में कहाँ से आया? जस्ट वांट टू नो। रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, होने वाला है, तो प्रोडक्ट तो जीरो होगा ना। यस और नो? जीरो होगा, सिंपल। और रिएक्टेंट जो होगा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि दो चीजों को मिक्स करिएगा तो वो कुछ ना कुछ होगा, तभी तो मिक्स करिएगा। दैट मीन्स अगर कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का हम लोग ग्राफ बनाते हैं रिएक्टेंट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट है बेसिकली टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करेगा कि नहीं। यस और नो? क्योंकि रिएक्टेंट एक दूसरे से मिलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो होगा। अभी जब रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है, ठीक है, एट द इनिशियल स्टेज और जस्ट बिफोर द रिएक्शन, ये क्या होगा? जीरो होगा। और धीरे धीरे ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि नहीं? यस और नो? तो ये वाला मैं लिख देता हूं आपको, ये रिएक्टेंट के लिए है और ये किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए है। ये वाला जो है प्रोडक्ट के लिए है और ये वाला जो है रिएक्टेंट के लिए है, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद ये ग्राफ मैं ऐसे शो कर रहा हूं आपको कि थोड़े टाइम बाद ये ग्राफ सीधा सीधा जाने लगा। ये पहला ग्राफ हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं बेसिकली, ध्यान दीजिएगा, ये भी किसके किसके बीच में है? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में है। अब जो ग्राफ है अपने पास कुछ ऐसा है, ऊपर से जो आ रहा है ना, ये पता होना चाहिए, ये जो ऊपर से आ रहा है आपका, ऊपर से आ रहा है रिएक्टेंट है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ ना कुछ होता है। और जो नीचे से जा रहा है आपका, वो क्या है आपका?
प्रोडक्ट है, क्योंकि ये इनिशियली 0 से था और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया। वेट अ मिनट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये ऐसे हो गया और यहाँ पे देखा हमने ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें बताना है आपको कि कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम अचीव किया हुआ है। इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा ग्राफ सही है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए ही है। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ जो ग्राफ है मैंने ऐसे, ये रिएक्टेंट, ये तो अंडरस्टूड है, जो ऊपर से आ रहा है ऑलरेडी रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होता है, और जो नीचे से जा रहा है ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है। नीचे से जाता है वो प्रोडक्ट के लिए, ऊपर से जा रहा है ये रिएक्टेंट के लिए, ये रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली कौन सा ग्राफ रिएक्टेंट के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए सही है, क्या तीनों के तीनों सही है या फिर कोई एक सही है या कौन सा गलत है, ये चूज करना आपको ए, बी और सी में। ऑल दीज आर करेक्ट। कैसे पता चला आपको? देखिए, कॉन्सेंट्रेशन की जब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। तो हम ग्राफ में बेसिकली, वेट अ मिनट, ग्राफ में बेसिकली यही ढूंढेंगे हम। देखिए, रिएक्टेंट कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, अगर आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट जो है ना, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये भी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये किसका है, आपका प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट जाके इधर कांस्टेंट हो गया और रिएक्टेंट इधर आके कांस्टेंट हो गया कुछ टाइम बाद। यानी रिएक्टेंट एंड कांस्टेंट जो होता है, बेसिक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होता है इक्विलिब्रियम पे, वो कांस्टेंट हो जाता है। ये टी इक्विलिब्रियम है, ये वैसा ऐसा टाइम है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ पे भी जब देखेंगे तो ये दोनों के दोनों सेम तो हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, बट दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए हैं। तो ये भी आपका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या हो गया, रिएक्टेंट भी यही कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो गया, दैट मींस ये भी ट्रू है। ऑल दिस थ्री आर ट्रू। इज दैट क्लियर? इसे लिख लीजिए, या लिख लिया तो बता दीजिए। अब ग्राफ करेंगे बेसिकली रेट वर्सेस टाइम का। जो ये सेकंड ग्राफ आता है बेसिकली आपका ग्राफ, ये आता है आपका रेट वर्सेस टाइम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेट होता है इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है वो मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बेसिकली रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया होगा। तो यहाँ पे 3 ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ और मैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टाइम, ये आपका रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। सिंपल, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ऐसे दे रखा है, रेट है बेसिकली ये, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, अलग अलग कलर से कर देता हूं मैं। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है ये रेट वर्सेस टाइम का। तो जब हम यहाँ आएंगे रेट वर्सेस टाइम की बात करेंगे, तो अब इसमें मैं इक्वल वो वाला कर देता हूँ, ये रिएक्टेंट के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए बेसिकली।
एक और ग्राफ प्लॉट कर देते हैं जस्ट लाइक द थर्ड वन इन द प्रीवियस ग्राफ विच इज वेरी important. ये ग्राफ भी जो है ये ग्राफ भी जो है बेसिकली आपका रेट वर्सेस टाइम का. तो आई वांट टू पिक यू आउट द करेक्ट आंसर फॉर इक्विलिब्रियम. तीनों के तीनों सही है या कोई एक सही है या दो सही है. बताइए. नो नॉट ऑल थ्री. मैंने बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होना चाहिए वो रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होना चाहिए. रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होना चाहिए तभी आपका इक्विलिब्रियम अचीव करेगा. यहाँ पे अगर देखेंगी तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड देखे तो यहाँ है और रेट ऑफ बैकवर्ड देखे तो यहाँ है. यहाँ पे देखेंगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड देखेंगी तो यहाँ है. रेट ऑफ बैकवर्ड अलग अलग है कि नहीं. एक ही केस बचता है जो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम है तो ये वाला आंसर होगा. तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ एक तरीके का दिखेंगे लेकिन ध्यान रहे कि हमें पिक आउट कैसे करना है और कौन सा सही है. कॉन्सेंट्रेशन में क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए बस. सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए. इक्वल हो सकता है लेकिन कांस्टेंट होना जरूरी है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही. लेकिन रेट में क्या होना है, रेट में इक्वलिटी जरूरी है. यहाँ पे रेट कांस्टेंट है बट रेट रेट की जब बात करेंगे, रेट तभी आपका इक्विलिब्रियम पे होगा जब रेट ऑफ रिएक्शन तभी आपका इक्विलिब्रियम में होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो. रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट हो रहा है उससे मतलब नहीं है. ठीक है. बताइए. अगर हो गया हो तो बताइए. लिख लिया आपने. लिख लिया आपने. डन. वेरी गुड. क्या डन. ओके. चलिए टॉपिक डालिएगा. लॉ ऑफ मास एक्शन. अब यहाँ देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है. कैसे आया ये लॉ ऑफ मास एक्शन. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ फॉरवर्ड is directly proportional to molar concentration of each reacting species with raised to power which with raised to power which must be equal to its stoichiometric. बहुत आसान है ये. स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट. तो सबसे पहले
हो जाए तो बताइएगा अदिति। Done. अब देखिए इसी को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखते हैं, जो कि फॉर्मूला बनेगा, जो कि बहुत आसान होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा which is very important for solids active mass equals to 1। अब देखिए एक रिएक्शन लिख रहा हूँ which is very important, AA प्लस BB ये जो स्मॉल बी जो है ना आपका, ये एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव A एंड B, और यहाँ CC प्लस DD दे दिया। अब देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखता हूं मैं सबसे पहले। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के इंटू B के, और इसका जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा इसके पावर में आ जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी। ये ए गलती से लिख दिया हूं मैं बी के ऊपर, हमें इसका रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना है। अब यहीं पे बात करते हैं बैकवर्ड की। तो रेट ऑफ बैकवर्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड आ जाएंगे, प्रोडक्ट से ही तो जाएगा बैकवर्ड साइड में, तो सी का पावर सी और यहाँ आ जाएगा डी का पावर डी। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी का पावर सी एंड डी का पावर डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, ये हो गया आपके पास आर एफ एंड आर बी। इज दैट क्लियर? इसे लिख लीजिए। ये होता है आपका एक्टिव मास। एक्टिव मास यही होता है, सॉरी, एक्टिव मास यही होता है, रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अगर फॉरवर्ड का दिख रही है तो रिएक्टेंट टू द पावर जो भी उसका कोएफिशिएंट है उसका पावर में लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज यू नो दैट कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है ना वो इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। ये तो पता ही है आपको, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है। अब अपने को क्या करना है कि इक्विलिब्रियम पे अगर ये दोनों बराबर होता है तो के एफ इंटू ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी इंटू सी का पावर सी, और यहाँ क्या आ जाएगा डी का पावर डी। और यहाँ पे क्या कर देंगे, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूँ सी का पावर सी एंड डी का पावर डी, अपॉन में आ जाएगा ए का पावर ए एंड बी का पावर बी। अब देखिए ये जो रेशियो है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, लिखने में नहीं रही है पहले, ये समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू सी का पावर सी डी का पावर डी अपॉन ए का पावर ए एंड बी का पावर बी। तो प्रोडक्ट को पहले लिखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए इसे लिख लीजिए, और हो गया हो तो बता दीजिए। ओके, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, चूंकि के इक्विलिब्रियम वगैरह
इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले निकालते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज बेसिकली के इक्विलिब्रियम। जब टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है आपका केसी और दूसरा होता है केपी। ये केपी जो होता है ना, ओनली गैस के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? ओनली गैस के लिए। और ये जो डिफाइन होता है ना, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है। बेसिकली ये गैस में भी काम चल जाता है और एक्वस में भी काम चल जाता है। लिक्विड, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड में हम वैल्यू नहीं लेते, वन हो जाता है एक्चुअल में एक्टिव मास की वैल्यू। एक्टिव मास क्या है? बेसिकली मोलारिटी है। जो ये बिग ब्रैकेट में बी लिखा था, सी लिखा था, ए लिखा था, यही है एक्टिव मास। मोलारिटी को यहाँ पे एक्टिव मास बोल दिया गया है। इज दैट क्लियर? अब हम केपी और केसी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए साथ साथ में जो कि बहुत आसान है। इफ concentration of each reactant and product, reactant and product are expressed in mole per liter, then equilibrium constant then equilibrium constant is Kc। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका एक्सप्रेस हुआ है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर यानी मोलारिटी में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? केसी यूज करते हैं, ठीक है? अब केपी किसको कहते हैं? तो केपी बेसिकली अगर ध्यान दीजिएगा तो इफ कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, हाँ ठीक है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट are expressed are expressed in terms of partial pressure, in terms of partial pressure, then it is, then the equilibrium is, then it is called, it is called what? Equilibrium constant is called K। is that clear? ये लिख लीजिए। डन। डन डन। अदिति डन। यस सर डन। ठीक। तो यहाँ पे केपी और केसी की बात आ गई है। अब कुछ रिएक्शन दूंगा जिसका आप लोग, आपको केसी और केपी लिखना है। सबसे पहले PCl5 को ही दे देता हूँ मैं, गैसियस स्टेट में है, एक क्लोज कंटेनर में है जो कि टूट रहा है। PCl3 गैसियस स्टेट प्लस Cl2 गैसियस स्टेट। इसका केपी केसी निकालिए, दोनों ही निकालना है आपको। फिर दूसरा एक रिएक्शन है N2 गैसियस स्टेट प्लस 3H2 गैसियस स्टेट विल गिव 2NH3 गैसियस स्टेट। इसका भी बता दीजिए।
हो गया। केपी कैसे निकाला आपने? ओके। लिख सकते हैं या नहीं बताइए? यस, व्हाई नॉट। चलिए केसी लिखता हूं मैं। केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिछले वाले रिएक्शन में अगर आप देखेंगी ए और बी वाले में, तो ऊपर क्या आया था? प्रोडक्ट वाला ऊपर आया था। ये किसके लिए है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जिसमें रिएक्शन क्या था? ए प्लस बी विल गिव। तो प्रोडक्ट वाला ऊपर आता है और रिएक्टेंट वाला नीचे आता है, और जो भी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी हिसाब से लिख देते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केसी, इसमें प्रोडक्ट में क्या है? PCl3, तो सीधे सीधे PCl3। यहाँ क्या है? Cl2, तो सीधे सीधे Cl2 लिख देंगे। अपॉन में प्रोडक्ट में क्या है? PCl5। चूंकि सबका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो लिख जरूरी नहीं है दिखाना। जब केपी की बात करते हैं तो केपी का उन्होंने बताया नहीं था। तो केपी जो होता है ना, ये बेसिकली पार्शियल प्रेशर के लिए होता है। तो इसमें भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही आता है। PCl3 को क्या करेंगे हम लोग? सीधे सीधे पी और PCl3 ऐसे लिख देते थे। पीए को हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पीबी को पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये PCl3। अब Cl2 है इधर गैसेस स्टेट में, तो Cl2 आ जाएगा। ये प्लस नहीं होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इनको ब्रैकेट में डाल देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? पी PCl5। PPCl5 आ जाएगा। PPCl5। इन द सेम वे इसका अगर केसी लिखने जाए तो प्रोडक्ट में जाइए, एक ही है, NH3 है। तो अपने को क्या करना है? NH3 लिख लेना है स्क्वायर ब्रैकेट में, जो कि मोलारिटी रिप्रेजेंट करता है। और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर इधर आ जाइए N2, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। H2 है तो H2 डाल देंगे, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो क्यूब कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास केसी। अब इसकी केपी की वैल्यू चलते हैं देखने। तो यहाँ पे केपी की वैल्यू निकालेंगे तो केपी इज इक्वल टू सिंपल वही प्रेशर किसका? NH3 का। अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में सीधे, क्योंकि इधर खत्म हो गया तो इधर आ जाएंगे। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, इसका पावर कुछ नहीं है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, इसका पावर क्या है? क्यूब है। तो ये केपी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लिख लीजिए इसे। ठीक। अब देखिए, और भी देता हूं मैं आपको।
जस्ट सपोज आपको मैंने थर्ड इक्वेशन दे दिया, CaCO3 है, एक क्लोज कंटेनर में हीट किया हमने, तो ये बना CaCaO सॉलिड में, इधर भी किसमें, सॉलिड में, और प्लस CO2 गैसेस स्टेट में। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी का Kp और Kc लिखना है। एट द सेम टाइम मैंने ये भी दे दिया CH3COO C2H5 एक्वस में, और यहाँ पे क्या आपके पास H2O लिक्विड स्टेट में। तो आपको पता है यहाँ क्या दे देगा, CH3COOH, बेसिकली एक एसिडिक सॉल्यूशन है। एस्टरिफिकेशन का नाम सुना होगा आपने क्लास 10th में, एस्टर, एस्टर ये मतलब सपोनिफिकेशन है, उल्टा है बेसिकली। चलिए, इन दोनों रिएक्शन के लिए Kp और Kc लिखना है आपको। अदिति,